नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 7 का शॉर्ट नोट्स करेंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में है। तो हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, बस केवल पढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या हुए हैं इंडिया में, इन सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ओके, तो शुरू करेंगे फ्रेंड्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर टू द प्रोसेस वेयर बाई अ गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ डिक्लाइनिंग रोल ऑफ स्टेट यानी गवर्नमेंट एंड एन एक्सपेंडिंग वन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट का रोल घटता है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता है। सिंपल टर्म में यही बात कही गई है। Economic reform usually refer to the deregulation or at times shrinking the size of government to remove the distortion caused by regulation or the presence of government rather than new or enhanced regulations government programs to alleviate distortion caused by market failure। सरल भाषा में है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है डीरेगुलेशन, यानी जिन चीज़ों को हम पहले रेगुलेट करते थे, गाइडलाइन रखते थे, उस पर गाइडलाइन हटा दी हमने या कम कर दी। दूसरा, गवर्नमेंट का जो साइज है उसको रिड्यूस करना, श्रिंकिंग, यानी गवर्नमेंट का जो रोल है उसको कम करना। ठीक है, जिससे कि जो भी रेगुलेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। ठीक है, ना कि नए रूल्स और रेगुलेशन लाना। बस ये समझिए, नए रूल्स रेगुलेशन नहीं लाए जाते, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हीं को थोड़ा सा लिबरलाइज किया जाता है, उनको आसान किया जाता है। जैसे मान लो इंपोर्ट के केस में पता चलता है कि हम सोना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मान लेते हैं सोना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उस पर गाइडलाइन है। अगर उसी गाइडलाइन को हल्का कर दिया कि नहीं हम सोना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा और जनता कमाने लगेगी। तो इसी तरीके से नए रूल्स रेगुलेशन ना बना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पहले से चले आ रहे रूल्स रेगुलेशन हैं उनको स्मूथ करते हैं। सिंस 1980 इंडिया हैज़ सीन अ नंबर ऑफ चेंजेस दैट फिट इनटू टू कैटेगरी। 1980 से जो है दो कैटेगरी में, मतलब कई सारे चेंजेस हैं जिन्हें दो कैटेगरी में रखा जा सकता है। एक तो 1980 के दौरान के रिफॉर्म और दूसरा 1990 के दौरान की रिफॉर्म। 1980 के दौरान के जो रिफॉर्म थे, 1980 रिफॉर्म्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिनाउंड वाशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन। 1980 के दौरान जो रिफॉर्म हुए थे वो वाशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन से प्रभावित थे। सवाल यह है कि वाशिंगटन कंसेंसस डॉक्ट्रिन क्या है। तो वाशिंगटन कंसेंसस हैज़ द फॉलोइंग मैसेज, मतलब वाशिंगटन कंसेंसस कहती है कि लिबरलाइज एज मच एज यू कैन, यानी कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना उदार बनिए। ठीक है, प्राइवेटाइज एज फास्ट एज यू कैन, यानी कि प्राइवेटाइज करिए जितना तेज़ी से आप कर सकते हैं। और बी टफ इन मॉनेटरी एंड फिजिकल मैटर्स, यानी कि मॉनेटरी और वित्तीय मामलों में, पैसे और वित्तीय मामलों में आपको टफ बने रहना है। यही है वाशिंगटन कंसेंसस। ठीक है, तो 1980 के दौरान जो रिफॉर्म हुए थे वो वाशिंगटन कंसेंसस से प्रभावित थे। ठीक है, उसके बाद में व्हाइल द चेंजेज, जो चेंजेज हुए 1980 के दौरान में, सब वेरी लिमिटेड डीरेगुलेशन एंड पार्शियल लिबरलाइजेशन ऑफ जस्ट फ्यू पार्ट ऑफ द प्रीवियस रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि 1980 के दौरान जो रिफॉर्म किए गए वो उसमें डीरेगुलेशन किया गया, लेकिन बहुत लिमिटेड डीरेगुलेशन किया गया और लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण की नीति भी लाई गई। तो बहुत ही हल्के स्तर पर उदार बने हम, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हम उदार नहीं बन पाए। लेकिन जो रिफॉर्म स्टार्ट हुए हैं 1990 के दौरान, उनका प्रभाव इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट और उसके बाद एग्रीकल्चर, इन सब पर काफ़ी ब्रॉडर और डीप रहा है। यानी 1990 के दौरान जो रिफॉर्म शुरू हुए वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहे हैं। वाशिंगटन कंसेंसस क्या होती है हमने देख ही लिया था। वाशिंगटन कंसेंसस मतलब लिबरलाइज मतलब होता है उदार बनो, जितना ज़्यादा बन सकते हो, प्राइवेटाइज करो, यानी कि प्राइवेटाइजेशन लाओ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और मॉनेटरी और फिजिकल मामलों में टफ बने रहो। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 1991। तो हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में इम्प्लीमेंट होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ नंबर ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। और ऐसा हुआ क्यों था, बहुत सारी वजहें थी। जैसे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो हमारा परेशानी से गुजर रहा था। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी गिरावट दर्ज की गई थी। गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ता जा रहा था, महंगाई बढ़ी हुई थी, और इसके अलावा काफ़ी सारे वर्ल्ड बैंक और IMF के काफ़ी कठोर रूल्स रेगुलेशन भी सामने थे। तो इन सभी समस्याओं की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में शुरू होता है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन रियल सेक्टर की बात करेंगे तो इकोनॉमिक चेंजेस इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1991 वर रिजल्ट ऑफ सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस काज्ड बाई राइजिंग
एक्सटर्नल डेट। तो इकोनॉमिक चेंज जो हुए 1991 में, वो रिजल्ट है किसका? बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई थी। और किसकी वजह से हुई थी इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 के 90 के आसपास में? क्योंकि हमारा विदेशी कर्जा जो है या हमारा जो बाहरी कर्जा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। द क्राइसिस अकर्ड मोस्टली एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन 1980s। और ये क्राइसिस हुई क्यों, हमारी इकोनॉमी परेशानी से क्यों गुजरी? क्योंकि 1980 तक लगभग कहा जाए तो इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया था। और जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में किए गए फ्रेंड्स, इनको जो नाम दिया गया उन्हें एलपीजी रिफॉर्म का नाम दिया गया। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं हम एलपीजी में, तीनों की बात करेंगे। लिबरलाइजेशन वाज कंसीव्ड विद द आइडिया दैट रेगुलेशन इम्पोज्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट मस्ट बी रिलैक्स्ड इन द फेवर ऑफ ट्रेड टू थ्राइव। मतलब लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि हमारा जो भी रेगुलेशन, हमें रूल्स रेगुलेशन लगा रखे हैं, गाइडलाइन बना रखी है, उनको रिलैक्स किया जाना चाहिए जिससे कि जो है ट्रेड बढ़े। क्या हो? ट्रेड बढ़े। कोई भी सामान कहीं से इंपोर्ट, कहीं से कहीं जाना है, मान लो कि लखनऊ से दिल्ली जाना है, अब आपको अगर 6 जगहों से अप्रूवल लेना पड़े उस चीज़ के लिए तो आप सामान ले जाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि भैया मैं चलूँ सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के चक्कर में पड़ूँ कि 6 जगह अप्रूवल करवाता फिरूँ। ठीक है, तो यही मतलब है कि पहले ऐसी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन धीरे धीरे उनको रिलैक्स किया गया। Several economic reform enforced by liberalization include enhanced production capacity, abolition of the government industrial licensing and the liberty to import goods। मतलब कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए, जैसे enhanced production कैपेसिटी पर कंट्रोल गवर्नमेंट ने हटाया। कितनी कार आपकी फैक्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है अब। मतलब पहले था कि तुम 1000 कार ही बना पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम्हारा लाइसेंस 1000 कार के लिए है। इससे ज़्यादा बनाओगे तो तुम्हारे पर पेनल्टी लगा देंगे। ये सब चीज़ें स्मूथ की गई, भाई बनाओ, कार बनाओ और बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो लाइसेंस राज था उसको ख़त्म किया गया कि लाइसेंस लेने में ही परेशान हुए पड़े हैं। उसके बाद में गुड्स को इंपोर्ट करने की लिबर्टी दी गई, आज़ादी दी गई। सभी तरह के गुड्स आप विदेशों से इंपोर्ट कर सकते हैं, मना ही नहीं है। ओके, फिर आती है सर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा कम होना और प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा बढ़ना प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग द प्राइवेट सेक्टर मोर अपॉर्चुनिटी टू ओवरसी वेरियस सर्विसेज व्हाइल लिमिटिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौका दिया जाता है डिफरेंट काम को और सर्विसेज को करने के लिए, जबकि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर दिया जाता है, यानी गवर्नमेंट का रोल कम कर दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस इंडिया एज ए पार्ट ऑफ रिफॉर्म, इन्वाइटेड मोर एंड मोर फॉरेन पार्टिसिपेशन एंड एफडीआई फ्लो। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसका असर ये हो कि अब फॉरेन पार्टिसिपेंट्स अलाउ किए गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना हमारे ये देश में शुरू हुआ, जिसकी वजह से हेल्दी कंपटीशन बढ़ा इंडियन गुड्स और सर्विसेज में। ऑब्वियसली विदेशी कंपनी आएंगी, विदेशी लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसका प्रभाव रहेगा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण, यानी पूरी दुनिया के साथ में जुड़ना। तो ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म रेफर्स टू द इंटीग्रेशन, यानी कि जुड़ना। इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना। पापा और चाचा की परिवार अलग अलग रहते थे, अब इंटीग्रेट हो गए, यानी दोनों साथ में रहने लगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब कि इंडियन इकोनॉमी का दुनिया की इकोनॉमी के साथ में जुड़ जाना। तो क्या सर पहले नहीं जुड़ी थी? नहीं, पहले इतनी आज़ादी के साथ हम नहीं जुड़े थे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह यहीं जा कर के शुरू हो पाता है। 1991 के रिफॉर्म के बाद ही हमारी जो मार्केट थी वो जो है पूरी दुनिया के लिए खोली गई। उसके पहले रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। ठीक है, इट इनकरेजेज एफडीआई एंड इंटरनेशनल ट्रेड विद द वेरियस कंट्री। तो इसका असर ये हुआ भाई कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और इंटरनेशनल ट्रेड शुरू होगा। हम सारी दुनिया के साथ में ट्रेड करेंगे, सारी दुनिया हमारे साथ ट्रेड करेंगी। ड्यू टू वेरियस ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, इंडिया कुड बी एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज टू बूस्ट इट्स डोमेस्टिक कैपेसिटी। अब हुआ क्या कि भाई जो है ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से हुआ ये कि मतलब जो है हमारे पास फॉरेन कैपिटल आना शुरू हुआ, फॉरेन की टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई, फॉरेन की नॉलेज भी हम ला पाए अपने पास में, जिससे हमने अपनी घरेलू कैपेसिटी को इम्प्रूव किया, इन्हेंस किया। तो ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। तो एलपीजी हमने तीनों बातें यहाँ पर कर ली। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करेंगे। अब हमने रियल सेक्टर की बात की, मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें रियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब मनी। फाइनेंशियल सेक्टर में आपका इंश्योरेंस है ना, शेयर मार्केट, मनी मार्केट, बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। Until 1990, the Indian financial sector was characterized by controlled interest rate and extensive micro regulation, guiding the bulk of flow of fund to and from
फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, यानी 1990 तक जो है इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसकी इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, उसकी खासियत क्या थी कि इसमें कंट्रोल किया जाता था इंटरेस्ट रेट को, और उसके बाद में माइक्रो स्तर पर रेगुलेशन किए जाते थे आरबीआई के द्वारा कि कितना पैसा आना है और कितना जाना है, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कितना पैसा आएगा कितना जाएगा, सारी चीज़ों पर कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता था। टू इन्हेंस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट फॉर्म्ड न्यूमरस कमेटी। बैंकिंग सेक्टर की स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमेटियाँ बनाई और उनके रिकमेंडेशंस को फॉलो किया। तो उनमें से जितनी भी कमेटियाँ बनाई हैं उनमें से कुछ कमेटी के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिए एग्जाम में कमेटी पूछी जाती हैं। पहला है चक्रवर्ती कमेटी जो कि मॉनेटरी पॉलिसी पर थी, ईयर नहीं ध्यान रखेंगे। नरसिम्हन कमेटी 1 जो कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पर थी 1991, ये में भी पूछा जाए, आगे भी हम डिस्कस करेंगे। नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 दोनों डिस्कस करेंगे। ओके, पद्मनाभन कमेटी थी जो कि बैंक सुपरविजन को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। फिर नरसिम्हन कमेटी 2 बनाई गई जो कि रिफॉर्म बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पर थी। वर्मा कमेटी बनाई गई बिग बैंक के लिए। आर.एच. खान कमेटी बनाई गई हार्मोनाइजेशन ऑफ रोल ऑफ एफआईज एंड बैंक्स के लिए। तो इतनी सारी कमेटीज यहाँ पर बनकर आती हैं। कौन सी कमेटी किस चीज़ के लिए है ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें से इतनी कमेटी में से हम नरसिम्हन कमेटी 1 और नरसिम्हन कमेटी 2 दोनों पढ़ेंगे। ओके, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में पहला फेज ऑफ रिफॉर्म आता है जब नरसिम्हन कमेटी 1 बनती है फरवरी 1992 में। फरवरी 1992 में नरसिम्हन कमेटी 1 बनती है। टू रिबिल्ड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कमर्शियल बैंक एंड टू मेक देयर फंक्शनिंग efficient एंड प्रॉफिटेबल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ हाई लेवल कमेटी, द कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम अंडर चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हन। तो फाइनेंशियल हेल्थ जो कमर्शियल बैंकों की थी उसको सही करने के लिए, उसको इफ़िशिएंट बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए एक हाई लेवल की कमेटी बनाई गई जिसे बोला गया द कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम। कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम नाम दिया गया और इसके चेयरमैन बनाए गए एम नरसिम्हा जी। ठीक है, एम नरसिम्हन काफ़ी मशहूर हैं ये। तो इन्होंने रिकमेंड क्या किया, बेस्ड ऑन द कमेटी रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन फरवरी इशूड द न्यू गाइडलाइन। तो मतलब नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इनकम रिकग्निशन के लिए, एसेट क्लासिफिकेशन के लिए, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट के लिए, इन सब के लिए नई गाइडलाइन इशू की गई। ठीक है, द न्यू स्टैंडर्ड्स पुट द बैंकिंग सेक्टर अटेंशन टू क्रेडिट रिस्क एंड रिकवरी मैनेजमेंट। और जो नए स्टैंडर्ड आए बैंकिंग सेक्टर में उन्होंने जोर दिया किस चीज़ पर, क्रेडिट रिस्क के लिए और रिकवरी मैनेजमेंट पर ज़्यादा जोर देने की बात भी की। ठीक है, उसके अलावा कुछ अदर रिफॉर्म जो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन से हुए वो थे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स यानी CRAR बेसल, प्रोग्रेसिव रिडक्शन ऑफ CRR एंड SLR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और SLR को धीरे धीरे कम करने की बात इन्होंने की। लेंडिंग रेट यानी लोन देने में रेट क्या रहेगा वो आरबीआई नहीं डिसाइड करेगा, डीरेगुलेट कर दिया। क्रेडिट डिलीवरी, लोन देने के तरीके की बात की गई। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया इसी नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन से। स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी सिस्टम बनाया गया, नए प्राइवेट बैंकों की एंट्री करवाई गई और बैंकों का मर्जर और अमालगमेशन भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें नरसिम्हन कमेटी 1 की रिकमेंडेशन पर ही संभव हो पाई हैं। ठीक है, फिर आती है सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म, नरसिम्हन कमेटी 2 आ जाती है। ये 1998 के आसपास में आती है, 1998। गवर्नमेंट ने सेटअप की कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हन इन ऑर्डर टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म टू डेट एंड चार्ट द प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड मेक इट इंटरनेशनली कम्पिटिटिव। मतलब बता क्या रहे हैं कि दोबारा से 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और नई कमेटी बनाई फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म के लिए। चेयरमैन कौन था, एम नरसिम्हन थे। इनका उद्देश्य था कि बैंकिंग सेक्टर में जो प्रोग्रेस हुई है उसको रिव्यू करो। क्यों? क्योंकि नरसिम्हन कमेटी 1 बन चुकी थी, तो तुमने जो पहले रिकमेंडेशन दी उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है ये देखो, और साथ ही साथ एक चार्ट जो है बना करके दो कि आगे क्या करना चाहिए ताकि हमारे जो बैंक हैं वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो और इंटरनेशनली कम्पिटिटिव हो सकें। द बेनिफिट ऑफ सेकंड फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वर, सेकंड फेज जो थी बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म, मतलब जो सेकंड फेज आई थी नरसिम्हन कमेटी 2, उसके बेनिफिट अगर देखें तो हुआ क्या, डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग। ब्रांच लाइसेंसिंग को डीरेगुलेट कर दिया गया, मतलब हर एक ब्रांच खोलने के लिए अब आरबीआई से परमिशन नहीं लेनी है, खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सवाल ये है कि चलो खुद ब्रांच खोल सकते हैं तो क्या परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ती है, लेकिन हर ब्रांच के लिए नहीं लेना है। आप ब्रांच खोल लीजिए और आरबीआई को इन्फॉर्म कर दिए, लाइक दैट, ऐसा हो गया है। पहले था आरबीआई से अप्रूवल लीजिए तभी खोलिए, ठीक है, अप्रोच बदल गई है। पोटेंशियल नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आई और कैपिटल एडिक्वेसी पर भी मतलब गाइडलाइंस
इम्प्रूव की गई। ठीक है, उसके बाद में फिर इम्पॉर्टेंस माइलस्टोन जो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में कुछ जो अच्छे अचीवमेंट्स हैं उसमें अगर हम देखें तो एक तो पोटेंशियल रिफॉर्म्स किए गए। पोटेंशियल रिफॉर्म इंक्लूड द फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रूल्स इन ऑर्डर टू लोअर द टोटल रिस्क ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में रिस्क को कम करने के लिए इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। यहाँ पर मेन फोकस ऑफ रिफॉर्म 3 एरिया में किया गया। मेन फोकस कहाँ कहाँ पर किया गया? एक तो करा गया एनपीए पर, दूसरा कैपिटल एडिक्वेसी पर किया गया और तीसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन पर किया गया। एनपीए पर जोर दिया गया, कैपिटल एडिक्वेसी सीआरएआर पर जोर दिया गया और ऑपरेशन के डाइवर्सिफिकेशन यानी कि काम को बंटवारा किया गया। फिर सुपरवाइजरी रिफॉर्म किए गए फ्रेंड्स। सुपरवाइजरी रिफॉर्म में क्या क्या किया गया? सेवरल स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन सुपरवाइजरी रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर। सुपरवाइजरी रिफॉर्म के लिए भी कई सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन इस्टेब्लिश किया गया जो कि एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी एपेक्स यानी सबसे ऊपर सुपरवाइजरी अथॉरिटी बनी बैंकों के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए और एनबीएफसी के लिए। इसके अलावा कैमल जो है सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम बनाया गया। ध्यान रखिए कैमल क्या है? कैमल सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम है, यानी कि सुपरवाइजर रेटिंग देता है बैंकों को कैमल्स के आधार पर। सवाल यह है कि कैमल क्या है? तो सी कैपिटल एडिक्वेसी, ए एसेट क्वालिटी, एम मैनेजमेंट, ई होता है अर्निंग और एल लिक्विडिटी और एस होता है सिस्टम्स। ठीक है, तो कैमल्स रेटिंग सिस्टम भी लाया गया। कंपटीशन के लिए क्या रिफॉर्म्स किए गए? कंपटीशन रिफॉर्म में अगर देखें तो प्राइवेट और इंटरनेशनल बैंक हैव बीन परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया इन ऑर्डर टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ कंपटीशन एंड ग्रेटर चॉइस। मतलब प्राइवेट बैंकों को और इंटरनेशनल बैंकों को अलाउ किया गया कि आप भी हमारे देश में ऑपरेट कर सकते हैं, विदेशी बैंक भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि एक कंपटीशन की भावना सामने आई और कस्टमर को भी बहुत सारी चॉइसेस मिलने लगी क्योंकि अब काफ़ी सारे बैंक हो गए। मार्केट में रिफॉर्म्स में अगर देखा जाए मार्केट में क्या रिफॉर्म किया गया तो मार्केट रिफॉर्म इंक्लूड द रिमूवल ऑफ एडमिनिस्टर इंटरेस्ट रेट मेजर, रिडक्शन ऑफ सीआरआर एसएलआर रेट्स फ्रॉम प्रीवियसली हायर लेवल, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एडहॉक ट्रेजरी बिल एंड मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मार्केट में जो रिफॉर्म किए गए, पहला इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करना बंद कर दिया आरबीआई ने, यानी कि बैंक खुद डिसाइड करेगा। सीआरआर और एसएलआर को धीरे धीरे घटाया गया। उसके बाद में जो पहले प्रीवियसली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था जो है सीआरआर और एसएलआर का, उसको उस रेट को कम किया गया और एडहॉक ट्रेजरी बिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मार्केट डिटरमाइंड प्राइस डिसाइड किया जाने लगा कि मार्केट के आधार पर इसका प्राइस डिसाइड किया जाएगा, खुद आरबीआई नहीं डिसाइड करेगी। इंस्टीट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया इंडियन बैंकिंग इंक्लूड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत, यानी कि लोक अदालत बनाई गई, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाए गए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वगैरह बनाई गई हैं। इसके अलावा सरफेसी एक्ट लाया गया है जिससे कि जो भी लोन देने वाले हैं वो अपने आप को बिना कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए रिकवरी कर सकें। सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। फिर आ जाता है सर आपका टेक्नोलॉजी रिफॉर्म होते हैं। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं? तो पहला इन्फीनेट आया। इन्फीनेट क्या है? इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, जो कि कम्युनिकेशन बैंकिंग सेक्टर कम्युनिकेशन की बैकबोन का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एनडीएस लाया गया। एनडीएस निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, जो कि एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर खरीदना बेचना है तो कहाँ खरीदेंगे? एनडीएस एक वेबसाइट है, जैसे आप जो है शेयर खरीदने के लिए ग्रो वगैरह पर या फिर जीरोधा वगैरह पर जाते हैं, उसी तरीके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए आपको एनडीएस पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप खरीद सकते हैं। आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सारी चीज़ें लाई गई। इसके बाद में एक कमेटी थी जिसकी हेड थे डॉक्टर केसी चक्रवर्ती, और इसके अलावा आईटी आईएम वगैरह के जो है रिप्रेजेंटेटिव ने मिल करके एक आईटी विजन डॉक्यूमेंट 2011-17 तैयार किया, जिसमें ये बताया गया कि आने वाले समय में बैंकों और आरबीआई को आईटी सेक्टर के यूजेज में इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। आईटी विजन डॉक्यूमेंट 2011-17 में कि आईटी का यूज कैसे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई 2014 में, और इसमें लगभग 420 मिलियन अकाउंट खोले गए, 420 मिलियन खाते, और ये हो सकता है डेटा बढ़ गया हो क्योंकि टिल डेट है, तो जब किताब छपी होगी तब तक 420 मिलियन थे, मे बी कि अब और ज़्यादा हो गए हों। इसके अलावा जैम ट्रिनिटी आई, यानी कि जन धन, आधार और मोबाइल, जन धन अकाउंट हो गए, आधार कार्ड हो गया आपका, और मोबाइल ओटीपी वगैरह आने के लिए हो गया। इस ट्रिनिटी ने मतलब गेम चेंजिंग कर दी फाइनेंशियल सेक्टर को, मतलब
फाइनेंशियल यूजेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा करके रख दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट आया, सीधे बेनिफिशियरी के खाते में सरकार की सब्सिडी वगैरह पहुंचने लगी और इसकी शुरुआत जो है 1 जनवरी 2013 से होती है। डीबीटी की शुरुआत 1 जनवरी 2013 से होती है। डेट मार्केट में क्या रिफॉर्म किया गया? कर्जे वाली मार्केट। डेट मार्केट में 91 डे का ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके। जीरो कूपन बॉन्ड्स लाए गए, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स लेकर आए, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड लेकर आए, एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो डेट मार्केट में नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए ताकि लोग खरीद सकें, इन्वेस्ट कर सकें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII को अलाउ किया गया कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि एक लिमिट तक, लिमिट रखी गई लेकिन उनको अलाउ कर दिया गया कि आप भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा NDS का कॉन्सेप्ट लेकर आए, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। अभी हमने देखा ही था कि NDS में क्या होता है, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम में अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना है तो उस केस में यू नीड NDS, निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम की आपको ज़रूरत होती है। ओके, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रेडिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, DBP मैकेनिज्म लेकर आए। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जो है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए DBP मैकेनिज्म लाया गया। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आया गया। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि आपकी पेमेंट जब पहुंचेगी तभी जो है डिलीवरी होगी। किस चीज़ की? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, इधर से 1 लाख रुपये पहुँचे तो उधर से जो है 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट DPP मैकेनिज्म होता है। ये सेटलमेंट का एक मेथड है, सेटलमेंट का एक मेथड होता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज में अगर देखा जाए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या रिफॉर्म्स किए गए? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और NRIs वर परमिटेड टू ट्रेड इन एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इनको FII को और NRI को ट्रेड करने की परमिशन दे दी गई। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया गया भाई? IRDA इस्टेब्लिश किया गया 1999 में। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे RBI है वैसे इंश्योरेंस सेक्टर का बाप दादा IRDA है। ये 1999 में इस्टेब्लिश किया गया और लार्ज नंबर ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ किया गया। पहले सिर्फ LIC हुआ करती थी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, फिर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों को अलाउ किया गया कि भाई आप भी इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ में फॉरेन कैपिटल पार्टिसिपेशन भी अलाउ है, यानी कि विदेशी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में FDI जो है 100% तक अलाउ कर दी गई है। कितना? 100% तक FDI अलाउ कर दी गई है। कैपिटल मार्केट में क्या रिफॉर्म्स किए गए? कैपिटल मार्केट में अगर रिफॉर्म किया जाए, देखा जाए तो 1992 में सेबी का गठन किया जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को 1992 में बनाया जाता है और ये रेगुलेटर का काम करता है कैपिटल मार्केट के लिए। कैपिटल मार्केट मतलब आपका शेयर मार्केट के लिए सेबी इस्टेब्लिश किया गया। तो जैसे RBI बैंकिंग के लिए, IRDA इंश्योरेंस के लिए, ठीक उसी तरीके से सेबी जो है आपका कैपिटल मार्केट के लिए सामने निकल करके आता है। सिंस 1992 स्टॉक मार्केट रिफॉर्म है प्राइमरली फोकस्ड ऑन रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस, इन्हेंसिंग कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स, डेवलपिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब से जो है 1992 से स्टॉक मार्केट रिफॉर्म हुए तब से जोर किस बात पर है? रेगुलेटरी इफेक्टिवनेस पर जोर दिया गया, यानी कि जो भी रेगुलेशंस हो वो इफेक्टिव हों, कंपटीशन का इन्वायरमेंट बढ़ाया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। इन सभी चीज़ों पर जोर यहाँ पर दिया गया। ठीक है बहन, तो ये बैंकिंग सेक्टर के सारे रिफॉर्म्स हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं इंडिया में। इससे पहले जो रिफॉर्म की बात की वो बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म है वो हमने देखा था। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म हम देखेंगे। Reforms in India have a history and reflect the Indian economy's poor upbringing over decade, which finally culminated in 1990 इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफ। मतलब इनका कहने का ये है कि जो 1990 में फाइनली जो है इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 1990 में ही प्रॉब्लम शुरू हुई थी, शुरू से ही प्रॉब्लम चली हुई थी। मतलब पिछले काफ़ी दशक से जो है हम इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इकोनॉमी की पुअर हैंडलिंग अपब्रिंगिंग की वजह से 1990 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होकर के सामने आती हैं। और जगदीश भगवती ने अंडरलाइन किया कि किस वजह से हमें 1990 में जो क्राइसिस झेलनी पड़ी वो किस वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस किस वजह से हुई थी। तो इंडियाज इकोनॉमिक फेलियर इनटू 3 कैटेगरी। तो इन्होंने कैटेगराइज किया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक फेलियर हुआ था 1990 में वो 3 वजहों से हुआ था, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 वजह कौन सी हैं? स्ट्रांग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल रखा हुआ था उन्होंने प्रोडक्शन पर, इन्वेस्टमेंट पर और ट्रेड पर। तो यानी कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी ट्रेड हो रहे हैं फ्रेंड्स, उस पर ब्यूरोक्रेटिक यानी कि सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था।
इनवर्ड लुकिंग ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी थी वो इनवर्ड लुकिंग थी, यानी हम अपने देश के अंदर ही व्यापार करना चाहते थे और विदेशी जो है इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करना चाहते थे। तीसरा, इन इफिशियंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी वो भी काम तो कर रही थी लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्शन या बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रही थी। इन सभी वजहों से जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो क्राइसिस में चली गई। ठीक है, सच पॉलिसीज हैव बीन इन प्लेस फॉर ईयर इरोडिंग द इकोनॉमीज एबिलिटी टू डील विथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल शॉक। क्योंकि ये ऐसी पॉलिसी जो ये तीन सारी प्रॉब्लम थी ये पहले से चली आ रही थी, इस वजह से हमारी इकोनॉमी किसी बाहरी या अंदर के झटके को झेलने के लिए राजी नहीं थी, तैयार नहीं थी। 1990 में ये इकोनॉमी जो है इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि एक हल्का सा जो ऑयल शॉक हुआ 1990 में, उसमें पूरी की पूरी इकोनॉमी हिल गई और बहुत ज़्यादा बुरे दिनों को हमने उस समय देखा। 1990 में ऑयल शॉक क्या हुआ था, इराक ने जो है हमला कर दिया था कुवैत के ऊपर में, इराक ने इन्वेजन कर दिया था कुवैत के ऊपर, जिसकी वजह से तेल का इंपोर्ट बंद हो गया। जब तेल आना बंद हो गया हमारी इकोनॉमी जो है परेशानी में चली गई। ठीक है, मतलब आप सोचो ये छोटी सी बात थी लेकिन इसका असर हमारी पूरी इकोनॉमी पर पड़ा। हम इकोनॉमिक क्राइसिस झेल गए 1990 में, आप समझ रहे हैं। उसके बाद फिर 1991 में रिफॉर्म्स किए गए जिन्हें एलपीजी रिफॉर्म का भी नाम दिया गया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉलोइंग पॉइंट कैन एक्सप्लेन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1990 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे उसमें पहला क्या था प्रॉब्लम, हायर फिस्कल डिफिसिट। देखो यहाँ पर भी बात की हमने इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन ये एज पर जगदीश भगवती है। जगदीश भगवती ने बताया था कि 3 वजहों से हमें इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ी। ठीक है, ये जनरली जो है इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है तो उसकी बात हो रही है कि फिस्कल डेफिसिट यानी हमारा वित्तीय घाटा, यानी कि सरकार का इनकम माइनस एक्सपेंस जो है बहुत ज़्यादा निगेटिव चल रहा था। यानी हम कमाते 500 रुपये थे और खर्चते हम 700 रुपये थे, 200 रुपये का लॉस चलता रहा था। तो एक तो हमारा ये दिक्कत थी कि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। दूसरा, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी। तीसरा, हाई इन्फ्लेशन रेट था, महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी। इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन ख़राब थी और फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा बहुत था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्रैश कर गई फ्रेंड्स। ओके, बस यहीं पर हमने सारी बातें कर ली हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।